वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, जहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से बेटा हमारा वर्क डन भी किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फोर्स जो है बेटा वो किसी का भी एक फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो सकता है, किसी का भी फंक्शन हो सकता है। काम करने की क्षमता कितनी है आपके अंदर वो कौन बताता है बेटा? एनर्जी बताता है। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। और आज लेकर के आए हैं बेटा वर्क, पावर एंड एनर्जी का माइंड मैप। ना देर करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बेटा आज हम जो शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सबसे पहले बेटा मैं आपको वर्क डन समझाऊंगा। वर्क डन बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों के होते हैं। एक वर्क डन हम सबसे पहले पढ़ेंगे अगर हमारी फोर्स कैसी दी गई है बेटा, कांस्टेंट। और दूसरा जो वर्क डन निकालते हैं वो किसका निकालते हैं बेटा? वेरिएबल का निकालते हैं। ये दो चीज़ों का हमें वर्क डन कैलकुलेट करना सीखना है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के साथ ही बेटा इसके मोमेंटम का भी रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये दोनों बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे दोनों की है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज एफ ऑफ जी। और यहाँ पे बेटा मैंने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर भी किया है, दैट इज एफ एस पी। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिरी में बेटा इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात की जाए कि सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहाँ गया, तो बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑलरेडी सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में कंप्लीट कर दिया है, जहां पे मैंने उसके डायनामिक्स और वर्टिकल सर्कुलर मोशन दोनों ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिए थे। शुरू करते हैं बेटा यहां से। पहली चीज, वर्क हम किसे कहते हैं बेटा? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स कैसा वेक्टर है? फोर्स सर एक पोलर वेक्टर है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो फोर्स लगाने से वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम उसको कहते हैं क्या? वर्क। और खास बात यह है कि बेटा उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो हमारी एफ अप्लाइड से परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हो जाए हमें मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहां नहीं होना चाहिए? परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वर्क क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, जहां पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो दो क्वांटिटीज यहां पे कौन कौन सी बेटा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिल जाता है बेटा? एफ एस कॉस थीटा। जहां पे ये थीटा जो है बेटा दैट इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच में एंगल है। बेटा ये जो क्वांटिटी आती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वो सर एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे बेटा फोर्स अप्लाई करी है, तो फोर्स को अपन दो तरीके से देख सकते हैं। यहां पे हमारे फोर्स के साथ कंपोनेंट होगा, दिस इज नोन एज एफ कॉस थीटा, और ये ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? हमारा ऊपर वाला डायरेक्शन आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो ऊपर वाला जो डायरेक्शन है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए उसका वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यहां पे अगर हम यूनिट की बात करें तो बेटा इसकी जो यूनिट आती है एसआई यूनिट बेटा जूल होती है। अर्ग में कन्वर्ट करें तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। अर्ग उसकी कैसी यूनिट है सर? अर्ग उसकी छोटी वाली यूनिट है जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? सीजीएस यूनिट, और जूल उसकी एमकेएस यूनिट के टर्म्स में आ जाती है। यहां पे बेटा और भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिखी है जो इस चैप्टर में नहीं पर आने वाले चैप्टर में जरूर काम आने वाली है। तो अभी से आप लिखते हुए चलोगे तो आगे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पे बेटा ये सेम यूनिट्स अगर आपको याद हो तो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में भी लिखी थी, इसमें भी लिखी थी, और जब ये सेम जाकर के मैं मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ वहां पे भी यूनिट लिखेगा। क्योंकि बेटा ये ऐसी यूनिट है जो एग्जामिनर नहीं देने वाला है, वो ये मान के चल रहा है कि ये यूनिट्स आपको आती होंगी, इसलिए यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। 1 किलोवाट ये यहां पे यूज होगा, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। डायमेंशन की बात करें तो बेटा डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, दैट इज mL2T-2 के बराबर होती है। अब यहां पे अगर वर्क की बात की जाए तो बेटा वर्क हमारे तीन प्रकार के निकल के आते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है वर्क जीरो। पॉजिटिव वर्क हमारा कब निकल के आएगा? जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। और ये भी हम कह सकते हैं लेस देन 90 डिग्री मतलब हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है बेटा वो एक एक्यूट एंगल बन रहा है। और जब हमारा थीटा 90 डिग्री बनेगा बेटा तो हमारा वर्क क्या आ जाएगा? जीरो।
अगर आप ध्यान से देखें 90 किससे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, तो एंगल कितना आ जाएगा बेटा 0। जैसे अगर आप मान लो एक पार्टिकल है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक धागे से मैंने बांध दिया एक पार्टिकल को और मैं अगर उसको घुमा रहा हूं तो बेटा उसका वर्क डन क्या आएगा 0। भले ही मतलब यहां पे वर्क डन जो 0 आ रहा है बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन मैं 0 लिख रहा हूं, क्योंकि वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से कितना एंगल बनाएगा बेटा 90 डिग्री। सेम अगर एक बेटा प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट उसके मून मान लो हमारे अर्थ के चक्कर लगा रहा है बेटा, तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, तो सेम यहां पे ही वर्क डन क्या आ जाएगा 0। एक और स्पेशल केस है जो कई बार आपसे पूछा गया है, बार बार पूछते रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम के केस में टेंशन का वर्क डन क्या होता है बेटा, तो टेंशन का वर्क डन सिंपल पेंडुलम के केस में ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एंगल कितना बना रहे होते हैं बेटा 90, और जब cos थीटा की वैल्यू आप 90 रखोगे तो वर्क डन आपका 0 निकल के आ जाएगा। अगर नेगेटिव वर्क की बात की जाए तो जब भी एंगल बेटा मोर देन 90 डिग्री होगा तो आपका वर्क डन क्या निकल के आएगा 0 निकल के आ जाएगा। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि हमारा जो एंगल है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनने वाला है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाता है बेटा, थर्ड पॉइंट हो जाता है। इसके आगे की बात करें तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन किसमें बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि हम जानते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से बेटा हमारा वर्क डन भी किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि आपको जो फोर्स प्रोवाइडेड है वो आई जे के कैप के फॉर्म में प्रोवाइडेड है, और सेम आपका डिस्प्लेसमेंट भी आई जे के कैप का मल्टीपल है। तो आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे का जे से करेंगे और के का के से करेंगे। तो बेटा आई का आई से करेंगे तो बेटा ये कंपोनेंट इंटू दिस कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करोगे, जे का जे से करोगे और जेड का जेड से करोगे। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ला सकते हैं। फोर्स को एक और तरीके से डिफाइन यही कर सकता हूं कि मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये एक बॉक्स है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये इस पे फोर्स अप्लाइड है। तो यहां पे बेटा ये थीटा है, तो इसका वर्क डन निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले लें, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में ले लें। तो यहां पे बेटा मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा तरीका ये है कि वर्क डन को बेटा मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कंपोनेंट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों की वैल्यू जो आने वाली है बेटा वो एग्जैक्टली सेम आने वाली है। अगर यहां पे जैसे एक सवाल देखा जाए तो बेटा mg के केस में कई बार बच्चा गलती कर देता है कि इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है। तो बेटा आप देख सकते हो कि अगर इस डब्बे का डिस्प्लेसमेंट s नीचे की तरफ हुआ है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज mg sin थीटा, तो वर्क डन बाय mg जो आपको लिखने की जरूरत है दैट इज mg इंटू s इंटू साइन थीटा के बराबर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा का बेटा आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट से ये 90 बनाएगा, तो mg cos थीटा का वर्क डन जो आने वाला है वो 0 आने वाला है। सेम बेटा ये जो हम बात करते हैं ना कि एफ डॉट एस वाली, तो ये जो वर्क निकालते हैं ये हम एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको जो वर्क दिया गया है वो एक वेरिएबल वर्क दिया गया है, मतलब फोर्स जो दी गई है वो वेरिएबल फोर्स दी गई है, मतलब यहाँ पे फोर्स जो है बेटा वो किसी का भी एक फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो सकता है, किसी का भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया अगर आपको इच्छा है तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट से अपना आंसर नहीं निकाल सकते। यहां पे हमें मदद लेनी पड़ेगी किसके बेटा, इंटीग्रेशन की, जहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, डी एस कहां से S1 से S2। कई ज्यादातर सवाल ऐसे भी आए हैं और नीट में कई बार ये कहा भी गया है कि मान लीजिए कि हमने ये ds की जगह एक स्पेशल केस दे दिया जहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दे दिया और लिमिट आपको टाइम की दे दी। तो एक तो तरीका है कि जो हम इससे कर सकते हैं जहां पे हम ये करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट बेटा फंक्शन आपको क्या है यहां पे लिखा ds है पर लिमिट किसकी दे दी, टाइम की दे दी है, t1 दे दिए, ये t2 दे दिया। अब बच्चा परेशान हो जाता है कि कैसे करें सर, तो इसका बड़ा एक सिंपल तरीका है कि यहां पे आप क्या करोगे बेटा, यहां पे dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर दोगे, तो ये ds बाई dt क्या बन जाएगा बेटा, आपकी वेलोसिटी बन जाएगा। अब f डॉट dt का फंक्शन बन गया, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी लिमिट्स और आपकी जो वैल्यू है dt ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। पर ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला फंडा होता है ना बेटा, दैट विल टेक टू मच ऑफ टाइम, क्योंकि हमें यहाँ पे जनरली इन क्वेश्चन में निकालना तो वर्क डन ही होता है ना। तो वर्क डन के लिए एक हम खास चीज जानते हैं जो पढ़ते अपन आगे हैं पर उसको यूटिलाइज हम इसमें भी कर सकते हैं।
जहां पे हमने ये सीखा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो आपको बेटा जो x दिया गया है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी में t1 और t2 की अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, और उस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आपके वर्क के बराबर आ जाएगा, और इससे हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। इसके अगर आगे चलें तो बेटा यहाँ पे हमने जैसे ही यहाँ पे ये लिखा था कि हमारा स्मॉल वर्क डन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस के बराबर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, सर इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमारा एरिया अंडर कर्व देता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो एफ डॉट डी एस जो हमारा एरिया अंडर कर्व देगा उससे हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो कई सवाल ऐसे दिए जाएंगे जो बेटा ग्राफ दिए जाएंगे, ग्राफ किस किस के बीच का होगा बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ होगा। तो आपसे बेटा एफ डॉट डी एस एरिया अंडर ग्राफ किस किस का बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपको क्या दे देता है बेटा, वर्क डन दे देता है। तो आप ये याद रखना कि बेटा जो भी ऊपर जो W टोटल आप लिखने वाले हो, अगर टोटल वर्क डन निकालोगे बेटा तो जो भी वर्क डन एक्सिस के ऊपर होगा तो वो वर्क डन आप क्या लोगे बेटा, पॉजिटिव लोगे, और जो भी एक्सिस के नीचे होगा बेटा, इधर का जो नीचे होगा एरिया अंडर ग्राफ, तो वो वर्क क्या आ जाएगा बेटा, आपका नेगेटिव ऑफ वर्क होगा, और ऊपर वाला फिर से क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। इससे आप क्या निकाल सकते हो बेटा, टोटल वर्क निकाल सकते हो। मतलब ऊपर वाला जितना पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखा, नीचे वाले को घटा दिया। रीजन क्या है बेटा, रीजन सिंपल सा ये है क्योंकि आपको याद हो कि यार ये जो वर्क आने वाला है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से आने वाला है, और जब एरिया अंडर ग्राफ हम याद करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जब हम निकालते थे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे कि नीचे वाले एरिया को माइनस कर देते थे अपने पॉजिटिव वाले एरिया से, वहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता था। सेम वही प्रोसेस हम इसमें भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वर्क भी हमारा डिस्प्लेसमेंट पे ही तो डिपेंड कर रहा है। अब कई बार बेटा आपसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़े इस पार्ट से बनते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू आप बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ऑलवेज जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए ऑलवेज जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव होती है। जब ये सवाल दिए जाते हैं तो बेटा हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें सारे के सारे सिनेरियो पता होने चाहिए, तभी हम जो वर्ड है ऑलवेज यूज कर सकते हैं। तो वो सोचना, वो अलग अलग कंडीशन को इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है आपके एंड पे। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट चार्ट में समझा दिया है जो आप आराम से देख सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कभी भी पूछेगा एग्जामिनर, तो आप कहेंगे किसका पूछ रहे हो, पहले ये बताओ भाई साहब, आप हमसे स्टैटिक का पूछ रहे हो एफ ऑफ एस या काइनेटिक का पूछ रहे हो, आपको इंटरेस्ट किस में है पहले ये तो बताओ। वो कहता है यार मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरेस्ट है। अब उससे पूछो कि यार अब हम तुम्हारा दूसरा इंटरेस्ट पूछते हैं, आपको जो जानना है वो बॉडी पे जानना है या सिस्टम पे जानना है। वो कहेगा मुझे बॉडी पे जानना है, तो बॉडी पे बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। वो कहता नहीं बॉडी पे नहीं, मुझे तो सिस्टम पे जानना है, तो बेटा उसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है? वहीं अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं, तो यहां पे भी बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन में हम ये पूछेंगे ऑन अ बॉडी चाहिए या ऑन अ सिस्टम चाहिए। तो आप कहोगे नहीं हमें तो ऑन अ बॉडी चाहिए, तो ऑन अ बॉडी में बेटा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ जाते हैं और सिस्टम में ऑलवेज जीरो होता है। ये वाला फंडा आपको अच्छे से रट करके याद कर लेना है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अब इसी के आगे चलें तो बेटा सेम जैसा कि अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था बेटा, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जानना चाहते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है बेटा, वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स है तो एफ डॉट एस से इसका आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, जहां पे जो फोर्स है बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स का फंक्शन है। तो यहां पे बेटा वर्क डन निकालने के लिए डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस लगाना पड़ेगा, जिससे बेटा इंटीग्रेट करने के बाद हमारी वैल्यू माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाती है। और ये वैल्यू कहां से आ रही है बेटा, नेचुरल लेंथ से आ रही है। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए या बोलते हुए आ रहे हैं, जब से हमने एनएलएम पढ़ाना शुरू किया है तभी से हम बेटा ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि जब भी स्प्रिंग का कोई केस आएगा ना, आपको जो भी लेंथ मेजर करनी है वो कहां से मेजर करनी है, नेचुरल लेंथ से करनी है। तो आपका पहला टास्क हो जाता है स्प्रिंग के केस में उसकी नेचुरल लेंथ को पता करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर। तो यहां पे हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाता है। मान लो सर एग्जामिनर बड़ा प्यारा सा निकला, बहुत सुंदर सा निकला, और उसको मन ये कहा कि यार सर जी एक काम करिए, हमें नेचुरल लेंथ से हमने नहीं दिया, हमने किसी एक्स पोजीशन से दे दिया। हमने कहा तब भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है,
अगर वर्क डन बाय द स्प्रिंग कोई भी अगर नेचुरल लेंथ में नहीं है, नेचुरल लेंथ में बेटा हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मान लो नेचुरल लेंथ में नहीं है तो जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजीशन का स्क्वायर कर दोगे तब भी आपका वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी सर। और यहां पे देख सकते हैं कि क्योंकि अब फोर्स बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्स के होता है, तो एक्स की पावर कितनी है बेटा, 1 है, और यहां पे आगे लगा हुआ है माइनस, तो बेटा ये कैसा ग्राफ बन सकता है, फोर्स और एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और स्लोप नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू भी किसके बराबर होती है बेटा, के के बराबर होती है। ये वाली चीज आप यहां पे समझेंगे। जैसे ही यहां पे समझी बेटा, तो अब हमने थोड़ा जैसे ही और चीजों के बारे में जाना और फोर्सेस की समझ आने लगी, और फोर्सेस की समझ और जानने के बाद हमें यह पता चला कि फोर्स यार और दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है बेटा, ये वो फोर्स होती है वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन दी पाथ। बेटा ये वो फोर्सेस होती है जो किस रास्ते ले जाया जा रहा है उससे उनको मतलब नहीं होता है। वो तो कहते हैं कि आप तो बस हमें ये बताओ कि हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है और हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, और हम अपने सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, हम पाथ पे डिपेंड नहीं करते। वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इसका क्या होता है, 0। बेटा इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, सेंटर फोर्सेस, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है बेटा, हमारी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जिन फोर्सेस के साथ आपने पोटेंशियल वाला वर्ड सुना हुआ है बेटा, वो सारी की सारी फोर्सेस कैसी होती हैं बेटा, एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। हमें इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर के केस में बेटा mg दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स, यही दो फोर्सेस हैं जो किसका काम कर रही हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स का काम कर रही हैं। आगे हम चल करके देखें तो बेटा वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल क्या होता है, 0, क्योंकि हम जहां से शुरू करें वहीं से हम आ जाते हैं। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि मान लो बेटा, ये पाथ वाली बात मैं बता रहा हूं कि मान लो हम ए पॉइंट से बेटा कहां जाना है, बी पॉइंट पे, हम चाहे सीधा जाए, चाहे यहां से टेढ़ा मेढ़ा जाए, चाहे ऐसे स्टेप वाइज जाए, ए से बी जाने में हर एक सिचुएशन में हर ये पाथ में बेटा वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहीं अगर हम नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो यहां पे बेटा वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, किस पाथ से ले जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा पाथ लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारा वर्क डन भी क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। तो वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट 0। फोर्स विच आर वेलोसिटी डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट कौन सी फोर्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा यहां पे आ जाएगा आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कैसी फोर्स है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव है, विस्कस फोर्स है। कई बार आपके एग्जाम में टेस्ट में विस्कस फोर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि गिवन 4 ऑप्शन में से कौन सी फोर्स यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव है, और एग्जामिनर ये जानता है कि यार बच्चे ने फ्रिक्शन तो हर कहीं पढ़ रखा है पर विस्कस नहीं पढ़ा है, तो चलो विस्कस डाल देते। तो ऑलवेज रिमेंबर कि विस्कस एक कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव बेटा, दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन इन अ कंप्लीट ट्रिप इज नॉट रिकवरेबल, तो बेटा ये क्या हो जाती है, F.ds। अगर रिकवर हो नहीं रही है तो जा कहां रही है, तुम ये बता सकते हो कि अगर ये रिकवर हो नहीं रही है तो ये जो वर्क डन है वो कहां चला गया, कहां गायब हो गया, कहां उड़ गया, क्या ये आप कमेंट में बता सकते हैं? चलो सर चमकेगा तो बिल्कुल बताएंगे हम। अब बात आती है बेटा एनर्जी। एनर्जी क्या बताती है बेटा, इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। आपसे हम कोई भी काम कहें तो आपके अंदर क्या हो जाएगा कि यार अरे सर यार रात में आप काम मत बोला करो यार, बहुत टेंशन हो जाती है, सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं, रात में थक जाते हैं, मम्मी कोई भी काम बताती है बेटा जाकर के दूध दही कुछ लेकर के आजा, आप क्या बोलते हो, मम्मी मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और वहीं अगर रात के 12-1 बजे तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुमने कॉफी पी ली है, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तुम रूम के अंदर ही टहलना शुरू कर दोगे, चलना शुरू कर दोगे, उछलना कूदना शुरू कर दोगे। तो बेटा एनर्जी ये बताती है कि आपकी इंटरनल कैपेसिटी कितनी है, काम करने की क्षमता कितनी है आपके अंदर, वो कौन बताता है बेटा, एनर्जी बताता है। हमारे लिए अगर एनर्जी की बात करें तो 2 प्रकार की एनर्जी हमें पढ़नी होती है बेटा, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर 2 एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। अभी अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वाया वर्च्यू ऑफ मोशन। मोशन, ध्यान से सुनो, कई बच्चा ये भी गलत कर लेता है स्टेटमेंट में। बेटा काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो चलते टाइम पे, जब आप मोशन कर रहे हो ना, मैं चल रहा हूं तो मेरे पास अभी कितनी वेलोसिटी है, वो मेरी काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करती है।
कई बच्चा ये गलतफहमी कर लेता है कि इतनी वेलोसिटी पे चलने के लिए इतनी वेलोसिटी पे चलने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो ये समझ लेता है। नहीं यार, आप जिस टाइम पे चल रहे हो उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है, उस टाइम पे आपके पास जो एनर्जी है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं। अब यहीं पे बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv² होती है। अब मेरा आपके लिए बड़ा हैवी सा सवाल, बेटा यहां पे जो वेलोसिटी है आप जानते हो ये कैसी क्वांटिटी है? सर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी हमारी स्केलर कैसे हो जाती है? क्योंकि हाफ और मास तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, हाफ और मास कांस्टेंट है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। पर आप जानते हो ये तो एनर्जी है, तो स्केलर ही होगी। आप मुझे बताएंगे जरूर, क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल बताएंगे। दूसरी बात ये जानो बेटा कि काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है? वो 0 निकल के आती है। 0 से कम काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती है, और हमेशा अगर कोई रहेगी भी तो वो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। ठीक है, गलत फहमी में मत रखना। काइनेटिक एनर्जी का बेटा रिलेशनशिप मोमेंटम के साथ देखें तो ये p²/2m आ जाता है। अगर मास का ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पे अगर मैं ये कहूं कि बेटा जो काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोमेंटम के स्क्वायर के होता है। और अगर मोमेंटम के टर्म्स में रखूं तो √2m/ke के बराबर हो जाता है। अगर बेटा मेरा ये जो चेंज है ये लेस देन 5% है, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन मोमेंटम। अगर यहीं पे बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही रिजल्ट आपको किस में मिल जाएगा? परसेंटेज चेंज में मिल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज इज 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। इसके बेटा जनरल फॉर्मूले ये वाले की प्रैक्टिस जरूर करके आना भाई, या नीट में यहां से सवाल आना निश्चित है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कह रहा है इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहती है वो n² ऑफ k इनिशियल होती है। मतलब अगर n टाइम से मेरा मोमेंटम बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ेगी? n² से बढ़ेगी। अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो डायरेक्टली निकालो, n² जितना गुना बढ़ रहा है -1 × 100। और यहीं पे काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है n टाइम्स, तो मोमेंटम जो है बेटा वो n टाइम्स, बेटा यहां पे √n टाइम्स ऑफ p इनिशियल होता है। क्लियर है? जहां पे √n -1 × 100 के बराबर आ जाएगा, तो वहां पे स्क्वायर आता है, यहां पे रूट आता है, और परसेंटेज की बात मैंने आपको बता दी गई है। यहां पे बेटा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के स्क्वायर का ग्राफ भी बोला जाता है। तो आप अगर इसको y बोल दो और इसको आप ध्यान से देखो तो ये क्या दिया गया बेटा? ये हमारा मोमेंटम का स्क्वायर दिया गया, ये x की वैल्यू है। तो आप इसको एक काम करो बेटा, आप ऐसे समझो, तो यहां पे तो स्क्वायर है, तो ये वैल्यू किसकी दी गई है? x की, तो ये स्क्वायर हो गई। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? मेरा पैराबोलिक बनेगा। अगर मेरा ग्राफ p काइनेटिक एनर्जी और p² के बीच में बनाने के लिए बोला गया है, अगर यहीं पे मैं इससे ये बोल देगा कि रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का निकालो, तो आप ध्यान से देखो, क्या बेटा p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ke के बराबर होता है? हाँ सर, ke के बराबर हो, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ke हो गया। हाँ सर, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब दोनों की पावर 1 है, तो क्या बन जाएगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये वाली बात याद रखना। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी की इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, फिर यहां पे आ जाती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तब किसी भी बॉडी में आ जाएगी बेटा जब हम उसका किसी भी प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उसका शेप, साइज और उसकी लोकेशन। जैसे बैलून का एग्जांपल लो, बैलून को अगर आप दबाओगे तो बेटा उसका शेप चेंज हो गया, इस वजह से उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी चेंज। लोकेशन का मतलब है कोई चीज, कोई स्टोन है जो यहां पे रखा हुआ है, मैं उठा करके यहां पे रख दूंगा स्टोन को, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मेरा जितना भी एक्सटर्नल वर्क डन होता है बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी के केस में एज अ एनर्जी क्या हो जाता है? स्टोर। मेरा जो वर्क डन है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी का। द एनर्जी possessed बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा जो
हम निकालते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, वो डिफाइन ही सिर्फ करी गई है किसके लिए बेटा? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। आपकी इच्छा है कि आप निकालने चले गए कि फ्रिक्शन फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, नहीं आएगा बेटा, परेशान हो जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही किसके लिए है बेटा? हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर लिखें बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस माइनस ऑफ डेल्टा यू, दैट इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बेटा, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए आपको सबसे पहली चीज की जो जरूरत है दैट इज रेफरेंस। रेफरेंस के बिना पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं निकाल सकते हो। और बेटा रेफरेंस आप अपनी इच्छा से निकाल लो, कोशिश यही करना कि रेफरेंस ऐसा लूं जिससे कि मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाए, इजी हो जाए, डिफिकल्ट मत बना देना उससे। और दूसरा बेटा रेफरेंस चेंज करने की वजह से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर लोकेशन अलग अलग आता है, पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आता है बेटा वो एग्जैक्टली सेम होता है। ये वाली बात भी याद रखना। और सेम जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो बेटा एक चेन प्रॉब्लम आती है जहां पे इस तरीके की चेन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो बेटा इसका फॉर्मूला याद रखना mgl/2 होता है। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी L/2 मींस L सेंटर ऑफ मास। कई बार आपको एग्जांपल ऐसा भी दे देगा कि ये चेन रखी हुई है और यहां पे इस तरीके से टांग दिया है और ये जो लेंथ है ये L/3 है। बेटा यहां पे हम जो चेन की बात करते हैं दैट इज अ यूनिफॉर्म चेन। अगर चेन मेरी यहां पे L/3 है तो यहां पे मास भी कितना आ जाएगा बेटा? m/3 आ जाएगा। कोई इसका पोटेंशियल पूछ लेगा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? m/3 इंटू जी इंटू L/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये L/6 हो गया, 6 3 18 हो गया। तो आपका आंसर माइनस mgL/18 आ जाएगा बेटा। ये बात समझना, माइनस क्यों? क्योंकि बेटा ये कहां है? जी के नीचे, इसलिए क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। अब इसी के बाद बेटा अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो सबसे खास बात ये आ गई बेटा कि यहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ के x2 माइनस x1 स्क्वायर के बराबर। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ये क्या रखनी है? इनकी बस लोकेशन रखनी है और आपका रिजल्ट आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये बात क्लियर है? आपको सिर्फ और सिर्फ उधर का डिस्प्लेसमेंट रखना है। ये x कहां से लिए हैं बेटा? फिर से मैंने लिख दिया कि ये जो x की वैल्यू ली है वो मैंने अपने नेचुरल लेंथ से ली है। सारी की सारी डिस्टेंसेस इज टू बी टेकन फ्रॉम नेचुरल लेंथ ओनली। ओके सर। अब इसके बाद बेटा आपको मान लो कि यहां पे हमसे ये दे दिया है सर, हम आपको फोर्स दे रहे हैं और आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, उसका फॉर्मूला तो ये दे दिया कि फोर्स की वैल्यू दी है और हम क्या निकाल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पर अगर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी और फोर्स निकालने को कहा तब आप क्या करोगे? तो बेटा कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दे और फोर्स निकालने के लिए पूछे तो बेटा ये साइन होता है हमारे ग्रेडियंट का। तो F बराबर माइनस का डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, डेल यू बाय डेल जेड के कैप। मतलब जब भी ये इक्वेशन दे दी जाएगी तो बेटा इसका हम क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू उनकी इंडिविजुअल एक्सेस। जैसे यहां पे मान लो दिया गया है u बराबर एक्स वाई जेड, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? F वेक्टर माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब डेल बाय डेल एक्स। बेटा फंक्शन क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड, ये आई कैप में प्लस डेल बाय डेल वाई, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? एक्स वाई जेड आ जाएगा। ये के कैप में आ जाएगा प्लस डेल बाय डेल जेड, ये कितना आ जाएगा? एक्स वाई जेड आ जाएगा। ये के क्यों आ गया? और तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो सर यहां पे के आ गया है। डेल जेड ये कितना आ जाएगा बेटा? जे, और यहां पे प्लस यहां पे आ जाएगा के कैप। अब बेटा यहां पे जैसे x है ना, तो x को कांस्टेंट मान करके बाकी को कांस्टेंट मान के x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये माइनस का आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा बेटा? सर माइनस का आएगा वाई जेड आई कैप, यहां पे आ जाएगा प्लस, यहां पे y के रिस्पेक्ट में हो गया एक्स जेड जे कैप, और यहां पे z चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई के कैप के बराबर। और माइनस का अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन आ जाएगी। जैसा आपका ऑप्शन गिवन होगा उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पे अगर बात करें तो बेटा वर्क डन, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। आप इसके 1 घंटे में तो यार इसके तो न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स एंडलेस हैं। समझ में आया? इसका इतना इंप्लीमेंटेशन है। तो आप बस ये याद रखना कि वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से बेटा ये सीखनी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम के कोई शॉर्ट नोट्स नहीं हो सकते, वो आप कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उनकी आप वैल्यू रख करके काइनेटिक एनर्जी को चेक करके, पोटेंशियल एनर्जी को चेक करके
और कितनी सारी फोर्सेस है, हर किसी का वर्क डन रख करके फिर वैल्यू रखते हो। तो यहाँ पे जनरली लिख दिया मैंने, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, जैसा जिसको अपन एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं, तो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर, ठीक है। जहां पे ई इनिशियल ई फाइनल के बराबर हो जाएगा तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल के बराबर होता है। क्लियर है? अब यहां पे बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम है सर? हमारे पास बेसिकली 3 इक्विलिब्रियम होते हैं। पहले आपसे ये समझो, इक्विलिब्रियम हम कब ले रहे हैं? जब फोर्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स के बराबर होता है बेटा। तो अगर मेरा स्लोप की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स हमारा लीनियर इक्विलिब्रियम है। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो ये यू वर्सेस एक्स ग्राफ बनाया है, इसको कई लोग पोटेंशियल वेल भी बोलते हैं। बेटा जहां पे स्लोप 0 है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम है, पर कौन सा है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, आपका पहला स्टेप है, पहले डी यू बाई डी एक्स को इक्वल्स टू 0 रखो। डिफरेंशिएट करके 0 रख दोगे तो दैट मीन्स आपने वो स्लोप पता कर लिया जहां पे हमारी एफ नेट की वैल्यू 0 है। दूसरा काम है उसका डबल डिफरेंशिएशन करना। अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पे आपकी वैल्यू थीटा की, स्लोप की अगर नेगेटिव आती है, स्लोप की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा? नेगेटिव आ रही है, मतलब डी यू बाई डी एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो वो इक्विलिब्रियम कैसा कहलाता है बेटा? अनस्टेबल। मतलब इस बॉल को यहां या यहां गिरा दूंगा तो ये बॉल क्या बेटा वापस यहां आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाता है बेटा? अनस्टेबल। सेम अगर डी यू बाई डी एक्स, यहां पे इसका डबल डिफरेंशिएशन देखो बेटा, लेस देन 90 डिग्री है, इस बॉल को यहां या यहां डिस्प्लेस करूंगा तो ये घूम के वापस यहीं आ जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और अगर डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाएगा बेटा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसके बाद बेटा पावर आ जाती है। पावर हमारे पास दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है एवरेज पावर दैट इज टोटल वर्क अपॉन टाइम, और एक होती है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी करेंगे तो जहां पे डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगी बेटा? वी इंस्टेंटेनियस, मतलब वेलोसिटी दे देगा। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस पावर आ रहा है तो एफ डॉट वी कर दो, और जब भी आपसे एवरेज पावर पूछा गया है तो टोटल वर्क अपॉन टाइम। बेटा यहाँ पे वर्क और टाइम की अगर एक्सेस दी गई है तो ये देखिए, जब आप एरिया अंडर ग्राफ ले लोगे तो बेटा ये एवरेज वर्क देगा, और अगर आप एक स्लोप ड्रॉप कर दोगे तो यहाँ पे स्लोप के केस में आपको क्या मिल जाएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। ये दोनों बातें आप लोग याद रखना, ठीक है सर। इसके बाद बेटा हमारी अगर डायमेंशन की बात करी जाए तो इसकी डायमेंशन होती है m1 L2 T-3, यूनिट है जूल पर सेकंड और वॉट। अगर हमारा सिस्टम बेटा वेरिंग सिस्टम है, जहां पे आप फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे आप रॉकेट के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे अगर वेलोसिटी बेटा आपकी कांस्टेंट दी गई है तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, क्योंकि फोर्स जो होता है बेटा दैट इज m dv बाई dt होता है प्लस v dm बाई dt के बराबर होता है। तो अगर बेटा वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो v dm बाई dt आती है, और इसी का फॉर्मूला पावर का जो होता है दैट इज इक्वल्स टू f डॉट v के बराबर होता है। हाँ जी सर। और यहां पे बेटा अगर वेलोसिटी की वैल्यू रख दोगे तो v और v स्क्वायर हो जाएगा और dm बाई dt आ जाएगा। इस पे कई सारे सवाल बनते हैं, कम से कम नीट ही बेटा इसके ऊपर 4 सवाल पूछ चुका है आज तक, 4 सवाल पूछ चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर है नीट का, मतलब लगता है ट्रू लव है इनका ठीक है। तो अब अगली बात करते हैं बेटा पावर की। पावर का और फॉर्मूले दैट इज प्रेशर एरिया वेलोसिटी होती है, एक और फॉर्मूला प्रेशर के फॉर्म में दैट इज प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं। एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम और नीचे क्या आ गया? टाइम। एफिशिएंसी भी ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी बेटा दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी पीपी लास्ट ईयर एफिशिएंसी पे ही सवाल आया था 2021 में, मतलब तो दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बेटा एफिशिएंसी परसेंट की बात की जाए दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, और अगर आपको आउटपुट और इनपुट नहीं दिया गया तो वर्क डन अपॉन एनर्जी से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगली बात करते हैं बेटा पी इंस्टेंटेनियस की, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ पी एवरेज, या पी एवरेज के फॉर्म में पी इंस्टेंटेनियस बाय 2 होता है, ये भी याद रखना। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जहां पे नीट यहां से भी आज तक 2 बार पूछ चुका है कि अगर पावर कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ t। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ t क्यूब। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के क्या बीच में? तो x इज इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ क्यूब। तो ये वाली चीज आप ध्यान से याद रखेंगे।
क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। तो यहां तक बेटा सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई हैं। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, इस लेक्चर का मेन चीज ये है कि जब आप सारी चीजें ओवरऑल कर चुके हो ना, दिस विल हेल्प यू टू मेक नोट्स। आप इस चीज को समझो, आपको यहां से अपने नोट्स बनाने, आपको अगर मैं ये चैप्टर दे दूं तो आपको यही चैप्टर के इतने ही नोट्स बनाने में कम से कम कुछ नहीं तो बुरी से बुरी हालत में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ये बताने में कि यार कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज नहीं है। तो वो काम आसान बनाने के लिए बेटा ये पूरे वीडियो बनाने का पर्पस है। तो आपके पास एक बेसिक फ्रेम बन गया जो लिखने में मुश्किल से अब 15 से 20 मिनट बनेंगे, और अब जितनी भी चीजें आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, आप उसमें इस चीज को बेटा ऐड ऑन करते जाओ। जब आपको एक ढांचा मिल जाता है, एक फ्रेम बन जाता है ना, तो फ्रेम के ऊपर चीजें खड़ी करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक पढ़ाई करिएगा, ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, चलो बाय, टाटा, टेक केयर बच्चों।